हाँ तो नमस्कार दोस्तों। अपन शुरू करते हैं आज 10वीं यूनिट में आज अपना पहला टॉपिक रहेगा रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी बनाने में और इन्वायरमेंट से संबंधित नियम बनाने में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका क्या योगदान है ये अपन देखेंगे। उससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। आपको कल जो 2 क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन था सर्वाधिक हाथी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो हाथी जो अभ्यारण्य में पाए जाते हैं वो है काजीरंगा। काजीरंगा में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। काजीरंगा असम में है। दूसरा क्वेश्चन था भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका आंसर होगा। आज के अपने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है थट्टेकाड़ पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। थट्टेकाड़ पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी क्या है, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 2 नंबर है वह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। वह है अभ्यारण्य जहां पर कश्मीरी महामृग मिलता है, कौन सा है। पहला कान्हा, दूसरा है दाचिग्रम, तीसरा है गिर और चौथा है मधुमलाई। तो इनमें से आपको आंसर देने हैं और सभी को आंसर इसके देने हैं। क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही आपके इन्वायरमेंट में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश किया करो। और साथ में ही आपको आज ये भी बताना है कि आज का जो दिवस है वो किस दिवस के नाम से मनाया जाता है, यह इसका आंसर भी आपको देना है। इसकी डिटेल आप सर्च करें और साथ में सबको ये शेयर कर दें कि ये जो दिवस है 22 अप्रैल किस उद्देश्य से और क्यों मनाया जाता है, स्थापना किसने की, ये सारी डिटेल आपको सबके साथ शेयर करनी है। अपना यूनिट जो अपनी है, अब अपन ने पहली यूनिट हो गई अपनी, दूसरी यूनिट हो गई, 7वीं यूनिट कंप्लीट हो गई और आपके 8वीं यूनिट कंप्लीट हो गई, यानी अपनी 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लगभग 40% सिलेबस अपने कवर कर लिया है। आज अपनी यूनिट है 10वीं यूनिट। ये यूनिट कंप्लीट होते ही अपना 50% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो यूनिट अपनी कौन सी है, यूनिट है 10वीं। और 10वीं यूनिट का पहला टॉपिक अपना है रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन पॉलिसी मेकिंग एंड लॉ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ये अपना टॉपिक है रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन पॉलिसी मेकिंग एंड लॉ मेकिंग। नीतियां बनाने में और नियम बनाने में इस पर्यावरण मंत्रालय जो है इसका क्या रोल है, क्या इसका योगदान है, ये अपन देखेंगे। भारत में ये जो मंत्रालय है केंद्र सरकार के अधीन आता है और वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं, आपके केंद्रीय मंत्री, वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी इसके कैबिनेट मंत्री हैं। इस मंत्रालय के वो मंत्री हैं तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। पहले इस विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता था और स्थापना कब हुई, 1980 में। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट स्थापना कब हुई इसकी, 1980 में। 1980 में पर्यावरण से संबंधित जो विभाग था उसे
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता था। फिर इसके पश्चात इसका नाम दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट 1985 में। पर्यावरण व वन मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय नाम कब दिया? 1985 में। फिर वापस इसका नाम चेंज होता है आपके 2014 में, और नाम क्या दे दिया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दो 2015 में इसको ये नाम 2014 में इसको ये नाम दे दिया। 2014 में इसको ये नाम दे दिया क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2014 में इसको ये नाम दिया गया। ये नाम क्यों दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज। क्लाइमेट चेंज इसलिए नाम दिया कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है पर्यावरण से संबंधित, वो आ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। पर्यावरण परिवर्तन के कारण ये समस्या आ रही है। और पेरिस जो समझौता हुआ था, पेरिस सम्मेलन जो अपन पढ़ेंगे लास्ट में, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इन्वायरमेंट से संबंधित, उसमें 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसमें क्लाइमेट चेंज पर सबसे ज्यादा नियम भी बनाए गए थे और मुख्य मुद्दा क्लाइमेट पर ही रहा। उसके बाद जितने भी कोप आए हैं उनमें क्लाइमेट चेंज जो है वही मुद्दा बना रहा। तो गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके ये कर दिया। तो ये तो है इसकी हिस्ट्री, और इसके मंत्रालय कौन सा है और मंत्री कौन से हैं वो आपको बता दिया। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का कार्य क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो मंत्रालय है केंद्र सरकार के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है जो कि पर्यावरण से संबंधित नीतियां, कार्यक्रम और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की ये एक नोडल एजेंसी है। यानी केंद्र सरकार के अधीन यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, वन संरक्षण से संबंधित नोडल एजेंसी है। और ये एजेंसी क्या करती है? ये पर्यावरण से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं, जितने भी नियम होते हैं, उनको निर्माण करती है, उनको लागू करती है, तथा उनको जो दूसरे राज्य हैं, राज्यों को वो उसके संबंध में दिशा निर्देश देने का कार्य ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो करता है। तो ये क्या करता है? नीतियां किससे संबंधित? पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम कौन से होंगे? संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं, जागरूकता, संरक्षण, जागरूकता, और जितने भी अभियान चलाए जाते हैं उनसे संबंधित कार्यक्रम जो है वो ये मंत्रालय कंडक्ट करता है। इसके साथ ही यह मंत्रालय आपके जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा साउथ एशियन कोऑपरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपके यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इनके संबंध में जितने भी नियम होते हैं उनको भारत देश में लागू करने का ये कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या है?
यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, साथ में ही SAEP SACEP साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, SACEP साउथ एशियन कोऑपरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ में ही आपके UNCED यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा आपके जैसे सार्क देश है, कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सार्क कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं उनको लागू करने का यह काम करता है। से संबंधित नीतियों व समझौतों को लागू करता है और उनके संबंध में नीतियां जारी करता है। तो ये जितने प्रोग्राम होते हैं, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, SACEP साउथ एशियन कोऑपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, आपके UNCED यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, सार्क कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये जितने भी इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो नियम जारी किए जाते हैं, उन नियमों को भारत देश में लागू करने का, उसके संबंध में नीतियां लागू करने का, राज्यों को इसके संबंध में दिशा निर्देश देने का कार्य ये मंत्रालय जो है वो करता है। ये मंत्रालय जो होता है, ये भारत में जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं वो प्रोजेक्ट अगर केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, अपन ने 8वीं यूनिट में पढ़ा है, जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए पहले पर्यावरण विभाग से NOC लेनी पड़ती है। तो ये NOC कैटेगरी A प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके संबंध में ये NOC जारी करता है। कौन सा विभाग? ये पर्यावरण मंत्रालय जो विभाग है ये इसके संबंध में NOC जारी करता है। EIA की प्रक्रिया है वो भी इसके द्वारा ही जारी की जाती है। अब है ऑब्जेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्ट ऑफ
मिनिस्ट्री, ये जो मंत्रालय है इसका क्या ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट है जितने भी फ्लोरा हैं, जितने भी फौना हैं और जितना भी वाइल्ड लाइफ है उनको संरक्षित करने का काम ये करता है। पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री पहला है फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करना। वाइल्ड लाइफ का क्या करता है? संरक्षण करता है। प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नीतियां बनाना, प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नीतियां बनाना। इसके अलावा जो डिग्रेडेड एरिया होता है, डिग्रेडेड एरिया को रिस्टोर करने के संबंध में रिस्टोर करना, तो इसके लिए ये नीतियां बनाता है। डिग्रेडेड एरिया का मतलब ये है जहां पर डिफोरेस्टेशन हो गया है, जहां पर मृदा जो है वो अनुपजाऊ हो गई है, उसके संबंध में नीतियां बनाता है। वनीकरण को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के संबंध में नीतियां बनाना, ये सारा कार्य इसका ही है। पर्यावरण का संरक्षण करना, सारे ऑब्जेक्टिव किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ये उद्देश्य है। अब अपन ये देखेंगे कि ये जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत कौन से विषय शामिल होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में शामिल विषय, इसमें कौन से विषय शामिल होते हैं? जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इसमें शामिल होता है। आपके इन्वायरमेंट रिसर्च इसमें आ गई, EIA इसमें आता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके अंतर्गत आता है। तो डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो इसके अंतर्गत आता है। टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है, वो सारा इसके अंतर्गत ही आता है। तो उसकी पूरी लिस्ट है वो अपन लिख लेते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट रिसर्च, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है। इसी प्रकार बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे आपके टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपके सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सर्वे
ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसी प्रकार इसमें EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, आपके नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारे जो हैं ये इसके अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। अब ये तो हो गए इसमें शामिल विषय, इसमें संस्थाएं भी शामिल है, इसमें नियम भी आएंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इसके द्वारा कौन से एक्ट बनाए गए हैं। इस मंत्रालय के द्वारा कौन से एक्ट जो हैं वो बनाए गए हैं, ये अपन देखेंगे। उनकी एक लिस्ट अपन तैयार कर लेते हैं और फिर इनको डिटेल में अपन देखेंगे। एक्ट, तो एक्ट में क्या होता है? एक्ट में नियम और नीतियां ही इसमें बनती हैं। कौन से नियम इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे वो अपन जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये शामिल हो जाएगा। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में, यानी जो जीव हैं उनके जो जंतु हैं उन पर निर्दयता नहीं हो, इसके लिए एक्ट लाया गया था। कब लाया गया? 1960 में। दूसरा अपन देखेंगे NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 1995। NGT अपन अलग से पढ़ेंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट 1974। वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। फिर उसके बाद इसको 1977 में भी संशोधित किया गया। इसी प्रकार एयर के संबंध में भी नियम बनाया गया, एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, जो कि 1981 में बनाया गया। प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। फिर आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, और इसके 90 साल बाद ही इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट आया आपके 2017 में। इसके 90 साल बाद ही इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017, इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज शामिल है वो अपन देखेंगे, क्या संशोधन किया गया वो इसमें इंपॉर्टेंट है। 2017 में क्या इसमें संशोधन किया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसी प्रकार आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये एक्ट कब लाया गया? 1980 में। वन संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो अपन ने पहले कई बार देखा है, EIA जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने चर्चा की थी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी प्रकार एक एक्ट 1991 में आया, आपके पब्लिक लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट 1991, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला एक्ट कौन सा आपने पढ़ा?
प्रोटेक्शन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, एनजीटी एक्ट 1995, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 जो बाद में 1977 में अमेंडमेंट हुआ, एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1981, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये नियम है, ये एक्ट, ये अधिनियम बनाए गए और इसके अंतर्गत कई नियम डाले गए ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, और जो लोग इसको डिग्रेड करने में शामिल हैं उनको बाकायदा इसमें दंड मिल सके, इस ऐसे प्रावधान इसमें किए गए। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कौन से कार्य हैं और कौन से संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं, थोड़ा ये भी अपन देख लेते हैं। नीतियों को तो बाकी अपन देखेंगे ही। देखिए, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसी नीतियां हैं जो आपके यूनिट 6 में भी शामिल हैं, यूनिट 9 में भी शामिल हैं, तो उनको इस लेक्चर में अपन नहीं लेंगे। ये जो लेक्चर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये अपन 2-3 जो लेक्चर हैं उसमें इसको पूरा शामिल करेंगे। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी अपन इसमें शामिल कर लेंगे। नीतियों के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें शामिल हो जाएंगी, ताकि कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटे जहां से आपके क्वेश्चन बन जाए और आपने पढ़ा हुआ नहीं हो। तो अपन इसको केवल इसकी पॉलिसी और जो प्रोग्राम है उन तक ही सीमित नहीं रखेंगे। इसके अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं आती हैं वो भी अपन इसमें सारा विस्तार से देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट हैं, जैसे आपके वाटर से संबंधित एक्ट है, आपके एयर से संबंधित एक्ट है, तो इसको अपन छठी जो यूनिट आपके है उसमें ही पढ़ेंगे, इसमें अपन नहीं पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत एक संस्था आती है जिसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है इस साल 1916 को, स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई। इसके रीजनल सेंटर हैं, उनकी संख्या है 16 इसके रीजनल सेंटर हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है फ्लोरा से संबंधित, फोना में क्या आएंगे? सभी जीव जंतु आएंगे, सभी जंतु। और पेड़ पौधे किसमें आते हैं? फ्लोरा में आते हैं। फोना से संबंधित सर्वे करना और इससे संबंधित रिसर्च करना, अनुसंधान करना इसमें शामिल है। और ये जो जीव जंतु हैं इनको अलग अलग इनके क्षेत्रों का विस्तार करना भी इसमें शामिल है। तो इसलिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और इनके संबंध में भी ये नियम बनाता है। तो ये आपके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका अन्य काम क्या है? रेड डाटा बुक तैयार करना, रेड डाटा बुक तैयार करना। कार्य तो इसके बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कार्य इसके यही हैं। राष्ट्रीय पार्कों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय पार्कों का संरक्षण, ये इसके कार्य। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई। रीजनल सेंटर कितने हैं? 16 है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय इसका कोलकाता में है। दूसरा है जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई 13 फरवरी 1980 को। स्थापना 13 फरवरी 1980 को। हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। इसके रीजनल सेंटर हैं 15 और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कितने थे? 16। इसके अलावा इसका कार्य है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जितने भी फ्लोरा हैं का सर्वे करने का काम इसका है और रिसर्च का काम है। रिसर्च का कार्य भी है। BSI के सर्किल 4 सर्किल हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर में आपके देहरादून, पूर्व में है शिलोंग, दक्षिण में है कोयम्बटूर और पश्चिम में है पुणे। ये इसके 4 क्या हैं? सर्किल हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 4 सर्किल हैं। उत्तर में देहरादून है, पूर्व में क्या है? शिलोंग है, दक्षिण में कोयम्बटूर है और पश्चिम में क्या है? पुणे है। ये 4 इसके क्या है? 4 इसके सर्किल है। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, जिसको अपन ने पहले भी देखा था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहां पर है? देहरादून में। देहरादून में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी हुई 1 जून 1981 को। स्थापना 1 जून 1981। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई और इसका कार्य है द्विवार्षिक वन रिपोर्ट तैयार करना, वन संसाधन का मूल्यांकन करना। ये इसका कार्य है, वन संसाधन मूल्यांकन करना और दूसरा है द्विवार्षिक वन रिपोर्ट तैयार करना। 2 वर्ष में ये वन रिपोर्ट तैयार करता है। वन रिपोर्ट अपन ने देखी थी, वन रिपोर्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। भारत की जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो वन रिपोर्ट 2 वर्ष में जारी की जाती है, 2017 में जारी की गई, फिर 2019 में जारी की गई। तो अपने को जो डाटा याद रखने हैं वो 2019 के ही याद रखने हैं। तो ये है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है? द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और वन संसाधन मूल्यांकन करना। किसके द्वारा? रिमोट सेंसिंग के द्वारा ये वन संसाधन मूल्यांकन करता है। और रिमोट सेंसिंग का सेंटर कहां पर है वो आपको आंसर देना है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। इसका आंसर आपको देना है, जो रिमोट सेंसिंग का सेंटर है वो कहां पर है, इसका आंसर आप दीजिएगा। फिर आपके एक टॉपिक आता है केम्पा। पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये केम्पा क्या है। कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग एजेंसी। कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग एजेंसी, केम्पा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 जुलाई 2009 को यह निर्देश दिया गया कि जितने भी प्रोजेक्ट लगते हैं उसके कारण अगर पर्यावरण प्रभावित होता है तो जो कंपनी प्रोजेक्ट लगाती है वो जितना पर्यावरण प्रभावित हुआ है उतना ही फंड देगी, ताकि पर्यावरण को वापस रिकवर किया जा सके। रिकवर कैसे करेंगे? जैसे अपन पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट लगता है तो पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, तो उतने ही भूभाग पर अपन वापस
प्लांटेशन करेंगे, ये केम्पा के अंतर्गत आता है। तो ये 10 जुलाई 2009 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो केम्पा का गठन करती है, और प्रत्येक राज्य केम्पा का भी गठन करना होता है। प्रत्येक राज्य को राज्य केम्पा का गठन करना होता है। इसके संबंध में निर्देश ये मंत्रालय जारी करता है। तो ये है केम्पा का कार्य। फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग एजेंसी। ये इसका कार्य है केम्पा का। फिर आपके है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट स्टडीज। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है ये 1984 में स्थापित किया गया। अगस्त 1984 में स्थापित। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह स्थापित किया गया। और इसका कार्य है पर्यावरण के संबंध में जागरूकता, व शिक्षा प्रसार। पर्यावरण जागरूकता करना ही इस सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन का मुख्य कार्य है। स्थापना कब की गई इसकी? 1984 में इसकी स्थापना की गई। अब अपन देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1900, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी उसके तहत इसको गठित किया गया था, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में अवैध जो शिकार होते थे वन्य जीवों के, उसको रोकने के संबंध में नियम बनाए गए थे। जो अवैध व्यापार होता था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में शामिल दिशा निर्देशों के पालना में की पालना हेतु यह एक्ट लाया गया। यह एक्ट 1972 में लाया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था अवैध शिकार रोकना, अवैध शिकार, वन्यजीव व्यापार रोकना व वन्यजीव संरक्षण करना। वन्यजीव संरक्षण करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। 2002 में इस अधिनियम का नाम दिया गया। 2002 में, वैसे तो 2003 में नाम दिया गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के नाम से इसको 2003 में ये नाम दिया गया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002। 2013 में वापिस इसमें संशोधन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा
भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम एक्ट 2013 पारित किया गया। और इसमें जो नियम थे वो काफी कठोर कर दिए गए। इसमें जो साइट्स के रूल थे वो भी इसमें शामिल कर दिए गए, ताकि वन्य जीव जो हैं उनका अगर शिकार होता है, अवैध व्यापार होता है, तो उसके संबंध में कठोर सजा है उसका प्रावधान इसमें। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन के जो नियम थे वो इसमें लागू किए गए। 2003 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और 2013 में वापिस वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम वापिस पेश किया गया, जिसमें भारतीय कानून को कठोर किया गया और साइट्स के CITES के दिशा निर्देश भी शामिल इसमें किए गए। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना। तो वाइल्ड लाइफ में दोनों ही आ जाएंगे, फ्लोरा एंड फोना, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो साइट्स के जो नियम थे ये 1 जुलाई 1975 को लागू हुए, लेकिन हस्ताक्षर 1973 में हुए। हस्ताक्षर कब हुए? 1973 में। और ये लागू कब हुए? 1 जुलाई 1975 को ये नियम लागू किए गए। हस्ताक्षर 1973 में और लागू कब किए गए? 1975 में। ये जो साइट्स है इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाशिंगटन कन्वेंशन भी इसे कहते हैं। वाशिंगटन कन्वेंशन, क्योंकि ये वाशिंगटन में आयोजित की गई थी इसलिए इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये विस्तार से अपन पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी यूनिट जो है 6 नंबर यूनिट, उसमें आपको 6 नंबर नहीं, सॉरी, आपके 9 नंबर यूनिट में इसको विस्तार से अपन पढ़ेंगे। तो वहां पर इसको अपन पूरा डिटेल में देखेंगे। कल अपन इसी पे अपन अपना लेक्चर रहेगा। बहुत बहुत